हेलो बच्चों, पेपर में ज्यादा समय नहीं बचा और पेपर में जो मैथ के सवाल आएंगे वो यही आएंगे जो मैं आपको करा रहा हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है 25 नंबर का। जिस बच्चे ने ये मैथ का पूरा किया तो 100% उसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे मानसिक योग्यता और भाषा परीक्षा तो हर बच्चा सही करके आता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देख लीजिए, आज की क्लास में हम ये सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा और इनको सोल्व करिएगा। जितने बच्चों का आंसर पहले आ जाएंगे कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, और कितने बच्चों ने सही किए हैं वो भी मुझे बता देना। तो पहला क्वेश्चन है 5 सही 1/16 का वर्गमूल क्या होगा। तो बच्चों 5 सही 1/16 का वर्गमूल बताना है। तो वर्गमूल का निशान बच्चों ये होता है, इसको हम वर्गमूल बोलते हैं। तो सबसे पहले ये जो भिन्न हमारी मिश्रित दी गई है इसको हम अनुचित बदलेंगे। 16 की 5 से गुणा करेंगे, 16 पंजे 80 और 1 81, ये आपका 81/16 हो जाएगा। उसका स्क्वायर रूट 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 81 होता है 9 × 9, 9 9 81 होता है बच्चों आपका। और यहाँ पे बच्चों आपका 16 है, 16 का होता है 4 × 4। और जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो जोड़े में से एक बाहर आ जाता है, तो इसका जो वर्गमूल होगा वो आपका 9 × 9 है तो 9, और अपोन में 4 × 4 यानी कि 4, तो 9/4 इसका वर्गमूल हो जाएगा। लेकिन हमारे सारे आंसर यहाँ पे इस तरह नहीं है, मिश्रित भिन्न में दिए हैं। तो ये जो हमारा 9/4 आया है इसको हम मिश्रित भिन्न में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, देखो 4 दूनी 8 और 1 9, 2 सही 1/4। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट आंसर। जिसको बदलना आता है ठीक है, नहीं आता तो देख लो। ये आपका जो अंश है ना, इस अंश को हर से भाग करते हैं बच्चों। तो 4 दूनी कितना हो गया आपका 8, शेषफल बचा 1। तो ये जो हमारा भागफल है इसको रखते हैं आगे, शेषफल को ऊपर, और जो नीचे था बटे में उसको सेम। तो 2 से 1/4 आपका आंसर होगा। समझ में आया बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, दूसरे वाला। 20 कुर्सी और 6 मेजों का औसत मूल्य 30 रुपये है। यदि एक मेज का मूल्य 40 हो तो एक कुर्सी का मूल्य क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे एक बात देखना ध्यान से, यहाँ पे औसत मूल्य कहा गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास थी 10 चेयर और प्लस में 6 मेज 6 टेबल, और इनको टोटल मिलाकर जो मूल्य बना था, इनका औसत मूल्य बना था 30 रुपये। तो अगर हमें इनका टोटल मूल्य निकालना हो, टोटल किसका, 10 चेयर का और 6 टेबल का, तो टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, हम औसत में कुल क्वांटिटी से गुणा कर देते हैं। तो 10 और 6 हमारे पास 16 आइटम थे और जिनका औसत था 30। तो अगर कुल मूल्य निकालना हो तो 30 × 16 करना पड़ेगा। तो 16 × 48, तो ये आपका टोटल 480 रुपये हो गया। किसका, 10 चेयर का और 6 टेबल का। फिर उसने कहा कि एक मेज का मूल्य तो 40 रुपये है, तो और ये 6 टेबल का मूल्य इसमें लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जब एक टेबल आपकी 40 रुपये की है तो बच्चों 6 टेबल कितने की होंगी, 6 टेबल 40 में 6 की गुणा कर देंगे तो 40 × 6 240 रुपये। तो टेबल की जो कॉस्ट है वो 240 हो गई। अब ये जो टोटल कॉस्ट थी वो 10 चेयर और 6 टेबल की कॉस्ट थी कितनी, 480 रुपये। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो हमारी टोटल कॉस्ट थी 480 रुपये, इसमें से हमने 6 टेबल की कॉस्ट को माइनस कर दिया जो कि 240 था। 0 8 में से 4 गया 2, 4 में से 2 गया 2, ये कितना हो गया 220। ये जो 220 बचा, देखो यहाँ से हमने क्या किया, 10 चेयर और 6 टेबल की थी 480, इसमें से 6 टेबल की हमने क्या कर दी, माइनस कर दी। तो यहाँ पे जो 220 बचा ये केवल 10 चेयर का मूल्य बचा। किसका बचा, 10 चेयर का। तो 10 चेयर का मूल्य हो गया 220 रुपये। इसी प्रकार एक चेयर का मूल्य हमसे पूछा है, एक कुर्सी का मूल्य क्या होगा, 220 को 10 से भाग कर देंगे तो एक कुर्सी का मूल्य जो है 22 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। क्लियर। इसका जो फंडा था यही था कि 10 कुर्सी और 6 मेज का औसत मूल्य दिया था। तो अगर औसत दिया है तो टोटल निकालेंगे, तो टोटल आइटम गिन लेंगे, 10 कुर्सी और 6 मेज यानी कि 16 आइटम हो गए जिनका औसत 30 है। तो औसत अगर हमें दिया है और हमें कुल योग निकालना होता है तो औसत गुणा जो भी आइटम उसकी मल्टीप्लाई कर दें, टोटल मूल्य आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चे ये वाला क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में बता देना, अगर समझ में नहीं आए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके लिए बनाऊंगा, लेकिन बच्चों पेपर में गलत मत करना। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। किसी धन का 25% 400 है तो वो धन कितना होगा हमें बताना है। तो मान लो आपका धन x था और x का उस धन का कितना सिर्फ 25% 400 के बराबर है। शॉर्ट फॉर्म भी बताऊंगा कैसे करेंगे। तो बच्चों x का 25% मतलब 25x/100 बराबर कितना, 400। x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा आपका 400, नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाएगी, गुणा में 100 और भाग 25। काट दीजिए, 25 चौका 100, तो 4 चौक कितना हो गया 1600। तो वो धन हमारा कितना होगा, टोटल 1600। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। अब इसका शॉर्ट मेथड भी जान लीजिए अगर शॉर्ट से करना हो। तो हमारा जो कुल धन होता है वो होता है 100%। कुल धन कितना होता है 100%, जिसका सिर्फ 25% हिस्सा दिया है। तो 25% हो गया हमारे पास 400 के बराबर। तो बच्चों 1% हो जाएगा। अगर 1% देखें तो ये आप 400 को 25 से भाग कर दोगे और हमें 100% निकालना है, तो 400 गुणा 100 और भाग 25 कर देंगे, हल करेंगे फिर से वही 1600 आ जाएगा। तो ये शॉर्ट मेथड है, ये आपका ट्रेंडिंग मेथड है जो हम एक्स से करते हैं। तो एक्स का 25% 400 के बराबर था, एक्स था हमारा पूरा धन जो हमने माना था, एक्स का मान निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक पुस्तक को 52 रुपीज़ 50 पैसे में बेचने पर, 52 रुपये 50 पैसे में बेचने पर 5% का लाभ होता है। तो 10% का लाभ उठाने के लिए पुस्तक को कितने में बेचना पड़ेगा, हमें ये बताना है। ये पुस्तक को सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस है 52 रुपये 50 पैसे। पहले इस वस्तु को बेचा था 5% के लाभ पर, प्रॉफिट लिया था इस पे कितना, 5% का। अब ये कह रहा फिर से इस वस्तु को अगर 10% का लाभ लेना तो कितने में बेचना पड़ेगा। तो पहले बच्चों आपको पता करना पड़ेगा कि ये वस्तु खरीदी कितने की थी, कॉस्ट प्राइस आपको निकालना पड़ेगा। और कॉस्ट प्राइस बराबर होता है आपका बच्चों 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। फॉर्मूला याद कर लेना, नहीं तो पेपर में गलत कर बैठोगे, इनटू में सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 5, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा। और इनटू में सेलिंग प्राइस जो कि आपका 52 रुपये 50 पैसे इसने दिया हुआ है। इसको हल करेंगे, देखो यहाँ पे 2 के बाद दशमलव है, दशमलव हटाएंगे तो नीचे आपका 100 लग जाएगा। 100 से ये वाला 100 कैंसिल, ठीक है। अब इसको काट देंगे, 105 पंजे होता है 525 और 1 0। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस था ये वस्तु हमारी 50 रुपये की थी।
लेकिन अब इस वस्तु को कह रहा फिर से बेचो, और बेचने पर इस बार इस पर 10% का लाभ होना चाहिए, यानी कि फिर से हमें सेलिंग प्राइस निकालना, कॉस्ट प्राइस आ गया। अब जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है वो हमें 10% दे रखा था और हमसे सेलिंग प्राइस पूछ लिया कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो देखो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ध्यान रखना बच्चों सूत्र को ध्यान से, भाग 100 और इनटू में कॉस्ट प्राइस जितने की वस्तु थी। तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत कितना 10, तो 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा 110, इनटू में कॉस्ट प्राइस जो कि 50 रुपये आई है, और भाग हम क्या करेंगे 100 से। इस जीरो से ये जीरो चली जाएगी, इस जीरो से ये जीरो, ये पूरा कैंसिल हो गया, 11 पंजे 55। तो अब उस वस्तु को 55 रुपए की बेचना होगा लाभ लेने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया बच्चों, इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, आपका पेपर में बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। पंकज किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता था, यदि वह 10 दिन तक कार्य करे तो कितना भाग काम का होगा। तो देखो कार्य करने में उसको समय लगता था, कुल समय लगेगा उसको 20 दिन, ये कह रहा 20 डेज उसको लगेंगे, लेकिन अगर उसको कार्य 10 दिन तक करा तो कितना भाग उसने काम का किया होगा। तो बच्चों कुल काम में 20 दिन लगे थे और उसने 10 दिन में कितना काम किया ये देख लो पहले। तो 10 डेज इज इक्वल टू क्या करेंगे हम बच्चों, उसको भाग कर देंगे यहाँ पे हम 10 को किससे 20 दिन से, तो 10 ही कम 10, 10 दूनी 20। तो बच्चों 20 दिन में उसने काम को पूरा किया, तो 10 दिन में कितना करेगा वो आधा ही काम करेगा। जब काम आधा हुआ तो बचा हुआ भी कितना रहेगा 1 माइनस 1/2, काम हमेशा एक ही होता है, तो आधा ही काम उसका हो पाएगा और आधा भाग जो है वो अभी शेष बचा होगा। तो उसने कहा कितना भाग कार्य करा होगा, तो उसने सिर्फ आधा भाग कार्य किया, ये नहीं पूछा कितने दिन और बचे हैं, तो यही आंसर हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर 1। और सिंपल सा देख लो आप, भाई काम को 20 दिन में तो कर सकता था, लेकिन उसने 10 दिन कराना, तो जब 20 दिन में पूरा करेगा तो 10 दिन में तो आधा ही करेगा ना, सिंपल सी बात है। क्लियर बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, यदि 500 रुपये पर किसी ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये है, तो उसी राशि का उसी ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा, हमें यह बताना है। देखो ये सवाल भी कितना आसान आपको दिया गया है। 500 रुपये पर किसी ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज था 100 रुपये, और उसी राशि यानी कि इसी राशि पर, राशि में कोई बदलाव नहीं हुआ है, और उसी ब्याज दर पर भी कोई बदलाव नहीं है, तो 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पे देखो राशि और दर से कोई मतलब नहीं है। आप देख लो 2 वर्ष में कितना ब्याज मिला, 2 वर्ष में ब्याज मिला उसको कितना 100 रुपीज, ठीक है। तो बच्चों 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, क्योंकि साधारण ब्याज हर वर्ष का समान होता है, तो 1 वर्ष में ब्याज मिलेगा 100/2 कितना 50 रुपये। पूछा कितना है इसने, पूछ रहा है 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो बच्चों जब 1 वर्ष में 50 रुपये मिलेगा तो हम लिखेंगे 5 वर्ष, तो 5 वर्ष में मिलेगा, 1 वर्ष में मिला था 50 की 5 से गुणा कर दो कितना 250 रुपये, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चों, कब लगेगा ये, जब उसी राशि सेम हो और ब्याज की दर भी सेम हो, उस पर कोई भी बदलाव नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमें ब्याज दिया है जितने भी वर्ष का, उसकी सहायता से हम 1 वर्ष का निकाल लेंगे और जितने वर्ष का पूछा उसमें गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 7 बताइए, ये आपका 7वां इंपॉर्टेंट है, क्षेत्र मिति से आधारित है ये वाला प्रश्न। कौन बच्चा इसका आंसर देगा मेरे सोल्व करने से पहले कमेंट बॉक्स में बताओ। एक साबुन के केस की लंबाई 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर है। ये साबुन का केस है एक छोटा सा, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, और इसको एक बड़े कार्डबोर्ड के बॉक्स से इनको बनाना है, और हमें बताना है कितने साबुन के केस इससे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इसकी हमें डायमेंशन दे रखी है, छोटे की लंबाई हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, चौड़ाई इसकी 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है हमारी 2.5 सेंटीमीटर, और बड़े वाले केस की भी हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, जो कि इसकी लेंथ है 56 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है वो आपकी 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप देख लो सबकी यूनिट समान है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और इधर भी। अब हमसे बताने छोटे वाले बॉक्स इस बड़े वाले बॉक्स में से कितने बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साबुन केस की संख्या जो इससे बनेंगे, साबुन केस की संख्या, जितने साबुन केस इससे बनाए जा सकते हैं वो क्या होगा, ये जो बड़े वाला बॉक्स है इसका आयतन, ठीक है, यानी कि कार्डबोर्ड का जो बॉक्स है इसका आयतन, और बटे में केस का आयतन, दोनों के आयतन को हम एक दूसरे से भाग करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है बड़े वाले के आयतन से छोटे वाले के आयतन को भाग करना। आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है बड़े वाले की 56 गुणा 40 गुणा 25, और छोटे वाले की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 7, 5 और 2.5। दशमलव नीचे से हटाया, ऊपर की तरफ 10 लग जाएगा, इसको हल कर देंगे। 25 से 25 चला गया, 7 8 56 और 5 8 40, कितना हो गया 8 8 64 गुणा में 10 बराबर 640। तो इससे टोटल जो केस है वो 640 केस बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। समझ में आ गया बच्चों, लेकिन इसके लिए आपको जो सावधानी रखनी है मैंने बता दी कि यूनिट यहाँ पे समान होनी चाहिए। देखो सब हमारे सेंटीमीटर में थे तो यूनिट सब सेम होनी चाहिए। मान लो यहाँ पे कोई यूनिट आपकी मीटर में होती तो उसको पहले 100 से गुणा करके आप सेंटीमीटर में लेते, यूनिट समान होगी तभी आप इसको हल करोगे आगे। और अगर हमें निकालने कितने बनेंगे तो छोटे वाले के आयतन से बड़े वाले के आयतन को हम भाग कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चों, कंफ्यूज मत होना पेपर में। अगला देखिए, तो इस पंखे का बच्चों आपको क्रय मूल्य दिया गया है, सीपी कॉस्ट प्राइस आपको 750 रुपये दिया गया है, और यहाँ पर 18% लाभ है। प्रॉफिट परसेंटेज आपको 18% दिया हुआ है। पूछ रहा है इसका विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस पूछा। तो बच्चों ध्यान रखना, जब आपको विक्रय मूल्य पूछा जाए तो सेलिंग प्राइस बराबर होता है क्रय मूल्य गुणा में 100 प्लस लाभ प्रतिशत। फॉर्मूला याद कर लेना बच्चों, और भाग इसको 100 से करते हैं। चलिए हल करते हैं। क्रय मूल्य आपका 750 गुणा 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत, 100 प्लस 18 अपॉन 100,
तो ये आपका हो जाएगा 750 गुणा में 100 में 18 जोड़ेंगे 118 और डिवाइड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 से 15 पंजे 75 और 2 से 118, 2 पंजे 10, 2 नीम 18। तब आप 15 गुणा 59 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा 15 नीम में 105, 15 पंजे 75 और 10 85। तो ये आपका मूल्य जो है 885 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, ये पैटर्न दिया गया है, इसको पहचानना है। इस संख्या पैटर्न में अगले 2 पद बताने हैं। तो देखिए ध्यान से, ये आपका 1 2 3 है, फिर 2 3 4 आया, फिर 3 4 5 आया, उसके बाद अगला पद क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, जो ये बीच वाली संख्या इससे शुरू होता है फिर ये बीच वाली संख्या तो इससे शुरू होगा, तो ये आपका 4 5 और 6 हो जाएगा। एक पद हमारा 4 5 6 आएगा, फिर उसका पद फिर बीच से शुरू होगा 5 6 7। तो 4 5 6 और 5 6 7 ये आपके अगले पद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जब भी आपका पैटर्न आए तो उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न देखो, एक ये ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ के आधार पर हमें कुछ प्रश्न देगा, उस प्रश्न का हमें उत्तर बताना है। इस ग्राफ में ये एक पुस्तकालय है और उसमें पुस्तकों की संख्या दर्शाई गई है, जहां पर एक पुस्तक जो है 50 पुस्तक को दर्शाती है। उपयुक्त ऊपर वाले ग्राफ के आधार पर बताइए कि पुस्तकालय में किस विषय की पुस्तक सबसे कम है। हमें ये बताने कौन से विषय की पुस्तक सबसे कम है। तो देखो इतिहास में केवल 3 ही गोले हैं, तो इसका मतलब इतिहास की पुस्तकें सबसे कम है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 55। प्रश्न में कह रहा है कि 70123 से बनने वाली सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी, हमें ये देखना है। तो देखो जिनके अंदर यही संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या है, तो आप ऑप्शन से ही पहचान के बता सकते हो कि सबसे छोटी जो आपकी विषम संख्या बनेगी यहाँ पर वो बनेगी 1372। देखो ये सम संख्या भी है और इसमें सारे यही अंक यूज हुए हैं, 10372 10372। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 56। 3 गिरजाघरों की घंटियां क्रमशः 10 12 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ 8:30 बजे बजी थी तो अगली बार एक साथ कब बजेंगी, हमें ये बताना है। सो बच्चों, जब आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो पहले वो 8:30 बजे बजना शुरू हुई थी, अब हमें बताना कितनी देर के बाद फिर से एक साथ बजेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, समय निकाल लेते हैं कितने टाइम के बाद। तो हम क्या करेंगे, पहली घंटी जो है वो 10 मिनट के अंतराल पर, दूसरी घंटी 12 मिनट के अंतराल पर और तीसरी घंटी 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इनका एलसीएम निकालेंगे, लासा। चलिए हल कर लेते हैं, 2 पंजे 10, 2 छिक 12 और 15 आपका ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ से इसको हम 2 से ही करेंगे, 5 ऐसे ही, 2 तिया 6 और 15 और फिर बच्चों आपका 3 से हो जाएगा, 5 ऐसे ही, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। उसके बाद फिर हम इसको बच्चों 5 से करेंगे, 5 एकम 5 1 और 5 एकम 5। तो आपका जो एलसीएम होगा, एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60। तो जो घंटी है वो 60 मिनट के बाद पुनः फिर से बजेंगी। 60 मिनट मतलब 1 घंटा, 1 घंटे के बाद ये फिर से पुनः बजेंगी। तो ये घंटी 8:30 बजे शुरू हुई थी, तो 8:30 बजे ये घंटी शुरू हुई थी, तो 8:30 में 1 घंटे के बाद पुनः फिर से बजेंगी, मीन्स 9:30 बजे। ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर होगा। जब भी आपका बच्चा ऐसा प्रश्न होगा तो उसके लिए क्या करोगे आप, पहले कभी घंटियों का दे देता है, कभी बत्तियों का दे देता है, कितनी देर बाद फिर से पत्ती पुनः जलेगी। तो ऐसी कंडीशन में इनका एलसीएम ही निकालना है। उसके बाद जो भी एलसीएम आएगा वही वो टाइम होगा जिसके बाद वो पुनः एक साथ फिर से मिल जाएंगी। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर भी आपको सीरीज को पूरा करना है। ये आपको पैटर्न दिया गया, इस पैटर्न के अनुसार बताना है जो ये आपके क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कौन सी संख्या आपकी आएगी। तो ये देखिए यहाँ पे 6 7 8 एक एक बढ़ता हुआ है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए भाई आपका, यहाँ पे 6 7 8 आया, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों आपका 9। उसके बाद 24, इसमें +4 कर रहे हैं, देखो फिर यहाँ पे +4 कर रहे हैं, 24 4 28 4 32 और 4 36। तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों आपका 36 आएगा। इसमें देखो 624, फिर आपका कितना है 728, तो इसमें कितना जोड़ा इसने 104 जोड़ा, फिर इसमें भी 104 जोड़ेगा, तो इसमें भी 104 जोड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 936। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन मार्क की जगह पर ये सारी वैल्यू आपकी आ जाएंगी। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपको दिया गया है यहाँ पे, यदि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर हो तो 10 घन सेंटीमीटर का मान क्या होगा। तो बच्चों 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, और ये हमसे पूछा 10 घन सेंटीमीटर का मान क्या होगा। 10 घन सेंटीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करें, 10 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हो गया 10 गुणा 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर और गुणा 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में आपका 10 मिलीमीटर होता है, 10 गुणा 1 सेंटीमीटर में इसमें आपका
10 मिलीमीटर, फिर ये ऐसे ही आपका ये भी 10 मिलीमीटर, और ऐसे ही आपका ये भी 10 मिलीमीटर। इनकी गुणा करेंगे 10 दशम 100 दशम 1000 दशम 10,000, तो बच्चों आपका ये 10,000 घन मिलीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये थर्ड जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला, किस संख्या में सब इस संख्या 30 7 4 6 में किस संख्या का स्थानीय मान सबसे अधिक है? तो जब बच्चों में बताना होता है किस संख्या का स्थानीय मान सबसे अधिक होता है, तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 या फिर वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, जो सबसे संख्या आपकी लेफ्ट साइड में होती है उसी का मान सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 के गुणनखंड क्या होंगे हमें ये बतानी है बच्चों। 30 के गुणनखंड, 30 के गुणनखंड का मतलब है हमें वो सारी संख्याएं बतानी है जिनके पहाड़े में 30 आ जाती है, और वो भी सारे के सारे। तो देख लीजिए 30 आपका 1 के पहाड़े में आएगा, 1 तिया 30, 2 से 30 कट जाता है, 3 दशम 30 होता है, 5 छंग 30 होता है, 6 पंजे 30 होता है, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30 और 30 ही कम 30। तो बच्चों 30 के जो सारे गुणनखंड है वो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। तो मुझे